लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बकरी की नस्लें, देसी बकरी की नस्लें। उसमें हमारा जमुना तप्पारी तक हमने कर लिया था, 2 पॉइंट हो गए थे। उसके बाद हम लेंगे बारबरी। बारबरी हमने देखा था कि जो सबसे बड़ी नस्लें रहती है, सबसे सुंदर नस्लें रहती है और सबसे जो दुधारू नस्लें रहती है वो रहती है जमुनापारी, जिसका ओरिजिन हुआ है इटावा यूपी से। उसके बाद देखेंगे हम बारबरी। बारबरी क्या रहती है कि ये सबसे छोटी नस्लें रहती है, यह सबसे छोटी नस्लें रहती है और इसको इसको मतलब इसमें जो मिल्क, ये सबसे छोटी रहेगी तो इसमें जो मिल्क का प्रोडक्शन होगा वो भी सबसे कम रहेगा। और हमने आगे बढ़ा जिसमें भी मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा उसकी फैट परसेंटेज कम रहेगी, और जिसमें मिल्क प्रोडक्शन कम होगा उसमें फैट परसेंटेज ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो बारबरी की अगर उत्पत्ति देखें तो ये हुआ बारबरा सिटी दक्षिण अफ्रीका से। इसकी उत्पत्ति देखें तो बारबरा सिटी, बारबरा सिटी, और बारबरा सिटी कहाँ है तो ये है पूर्वी अफ्रीका से। तो इसकी उत्पत्ति हुई है बारबरा सिटी पूर्वी का अफ्रीका से। क्लियर, तो उत्पत्ति तो हुई इसका, और इसका जो वितरण हो रहा है वो कहाँ पर हुआ, आगरा और इटावा यूपी में। और अगर राजस्थान में देखें तो भरतपुर में। इसका जो वितरण कहाँ हो रहा है तो आगरा और इटावा, ये तो आ गया यूपी में। और अगर राजस्थान की बात करें तो भरतपुर, राजस्थान की बात करें तो भरतपुर में। और ये सबसे क्या है कि ये सबसे देसी बकरी में सबसे छोटी नस्ल है। और इसमें क्या रहता है कि इसका अगर देखें तो देसी नस्लों में सबसे कम सबसे ज्यादा मिल्क फैट परसेंटेज, मिल्क फैट परसेंटेज, ये सबसे ज्यादा इसमें मिल्क फैट परसेंटेज होता है। कितना होता है, ये होता है 5% इसमें मिल्क फैट रहता है, सबसे ज्यादा इसी में रहता है। और ये सबसे बकरी की सबसे छोटी नस्ल भी है, बकरी की सबसे छोटी नस्ल। अब ये छोटी नस्ल है तो चारा भी कम खाएगी, तो और छोटी नस्ल है तो ये मतलब उससे ब्राउजिंग भी नहीं हो पाएगी। मेनली हमने पढ़ा था कि बकरी जो रहती है वो ब्राउजिंग करती है, तो ये अगर छोटी नस्ल है तो पेड़ पत्तियों तक पहुंच भी नहीं पाएगी, उसमें ब्राउजिंग भी नहीं होगी। तो लंबाई को कम होने की वजह से, लंबाई कम होने की वजह से इसमें क्या होगा, स्टॉल फीडिंग होगी। स्टॉल फीडिंग, स्टॉल फीडिंग मतलब एक जगह पर चारा लाके रख दो फिर वो खा लेगी, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि ब्राउजिंग तो होगी नहीं क्योंकि इसकी हाइट छोटी है। तो क्या करेगी, स्टॉल फीडिंग कर होगी। तो स्टॉल फीडिंग होगी और इसकी हाइट भी छोटी है, इसको कम जगह पे भी रख सकते हैं, इसलिए इसको हम शहरों में भी पाल सकते हैं। तो शहरों में पालने में उपयुक्त नस्ल है ये। क्लियर, यानी हमने अभी देखा बारबरी। बारबरी बकरी की एक देसी नस्ल है, उसकी उत्पत्ति देखें तो बारबरा सिटी पूर्वी अफ्रीका से हुई है। और अगर उसका वितरण देखें तो आगरा इटावा तो यूपी में, और अगर राजस्थान में देखें तो भरतपुर में। और देसी नस्लों में सबसे ज्यादा मिल्क फैट परसेंटेज भी इसी में होता है। उसके बाद देखें तो बकरी की सबसे छोटी नस्ल है, और लंबाई कम होने के कारण क्या होगा कि ये ब्राउजिंग नहीं कर पाएगी। ब्राउजिंग नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी, स्टॉल फीडिंग या फिर ग्रेजिंग करेगी। तो ये स्टॉल फीडिंग करेगी, मेनली अगर देखें तो स्टॉल फीडिंग करेगी, यानी कि चारा काट के उनको दे दिया, चारा काट के लाकर दे दिया, उसको बोलेंगे हम स्टॉल फीडिंग। और ये मतलब इसमें क्या रहता है कि एक तो हाइट में भी कम है, इसको जगह भी कम जरूरत पड़ेगी, घास की भी कम जरूरत पड़ेगी, और ये स्टॉल फीडिंग भी करती है, यानी घास लाके भी खा, यानी कि ये एक प्रकार से देखें तो शहर में पाले जाने के लिए उपयुक्त तो ब्रीड मानी जाती है। इसको मेनली हम शहरों में भी पालते हैं। और इसमें एक क्या रहता है कि ये जो रहती है बकरी, उसका जो रंग रहता है वो सफेद रहता है, और उस पर क्या रहता है कि लाल कलर के डार्क जो स्पॉट रहती है, यानी कि सफेद रंग की त्वचा पर सफेद रंग की त्वचा पर डार्क रेड स्पॉट्स, यानी कि सफेद रंग की त्वचा पर गहरे लाल रंग के धब्बे उसमें पाए जाते हैं। क्लियर, अब देखेंगे हम अगली लेंगे हम जकराना। अगली हमारी ब्रीड है
जगराना, अगर जगराने की उत्पत्ति देखें तो ये है अलवर, इसकी उत्पत्ति देखें तो अलवर, अलवर यानी कि राजस्थान में ही है अलवर। और फिर इसमें देखें तो इसकी मतलब क्या कहता है कि ये जगराना जो रहती है वो एकदम मतलब इसकी जो चमड़ा उत्पादन के लिए ये पाला जाते हैं, यानी जगराना जो ब्रीड रहती है उसको चमड़ा उत्पादन के लिए पाला जाता है। और ये जो ब्रीड रहती है वो काले रंग की होती है। ये तो क्या रहता है कि इसके काले रंग की त्वचा रहेगी और उसके साथ साथ उसके जो नाक और मजल पर क्या रहेगा कि सफेद रंग के धब्बे रहेंगे। क्लियर? तो इसके देखे तो चमड़ा उत्पादन क्या रहेगा कि ये क्या रहेगा, चमड़ा उत्पादन के लिए या फिर ज्यादा या फिर के लिए उपयुक्त नस्ल, चमड़ा उत्पादन के लिए उपयुक्त। और इसका जो कलर रहेगा वो रहेगा काला रंग, यानी कि इसका जो शरीर का रंग रहेगा वो काला रंग का रहेगा। और उसके साथ साथ क्या रहेगा, उसमें उसके जो मजल और उसके जो कान रहते हैं वहां पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते। तो काले रंग के साथ मजल व कान पर सफेद रंग के धब्बे। क्लियर? तो ये हो गया हमारा जगराना। जगराना के बाद अगर ले तो सिरोही, सिरोही की उत्पत्ति देखें तो सिरोही में अब ये नस्ल है सिरोही, तो इसकी उत्पत्ति भी सिरोही से ही हुई होगी, उत्पत्ति भी सिरोही एक लेंगे। और सिरोही नस्ल जो है उसमें क्या रहता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो सिरोही नस्ल की में ही होता है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन, राजस्थान में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो सिरोही नस्ल से होता है, मिल्क प्रोडक्शन। क्लियर? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर मिल्क प्रोडक्शन देखें तो सिरोही नस्ल से ही होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने 3 नस्लें पढ़ी। बारबरी, इसमें बारबरा सिटी पूर्वी अफ्रीका से इसकी उत्पत्ति हुई। वितरण अगर राजस्थान या भारत में देखें तो भारत में देखें तो आगरा और इटावा यूपी में, और अगर राजस्थान में देखें तो भरतपुर में होता है। और देसी नस्लों में सबसे ज्यादा मिल्क फैट परसेंटेज इसमें रहता है 5%। बकरी की सबसे छोटी ब्रीड कहते हैं, मतलब सबसे छोटी ब्रीड रहती है। तो ये क्या रहता है कि ये स्टॉल फीडिंग करेगी। अब छोटी रहेगी तो वो ग्रेजिंग नहीं कर पाएगी, तो वो स्टॉल फीडिंग करेगी, तो शहरों में पालने के लिए उपयुक्त है। और इस पे क्या रहता है, सफेद रंग की त्वचा रहती है, उस पर गहरे लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। और जगराना, जगराना की उत्पत्ति अलवर, चमड़ा उत्पादन के लिए उपयुक्त नस्ल मानी गई है। और काले रंग की जो उसकी त्वचा रहती है वो काले रंग की रहती है, पर उसमें मजल और कान पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। सिरोही, उत्पत्ति सिरोही। और राजस्थान में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन किससे होता है तो वो सिरोही नस्ल से होगा। यहाँ तक हमारे 5 पॉइंट हो गए। हम पढ़ रहे आज हमारे देश गए बकरी की देसी नस्लें। कल हमने पढ़ लिया था, लास्ट हमने जमुनापारी तक 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। एक तो पढ़ी थी हमने ब्लैक बंगाल और दूसरी पढ़ी थी जमुनापारी। और अभी हमने चालू की है तीसरी जो हमारी नस्ल है बारबरी से। उसके बाद हमारे 5 हो गए, तो छठी नस्ल आएगी। हमने छठी नस्ल रहेगी हमारी मारवाड़ी। मारवाड़ी अगर ओरिजिन देखे तो मारवाड़ क्षेत्र, और उसमें क्या रहता है कि चमड़ा जो रहता है वो ब्राउन और ब्लैक रंग का मिक्स में होता है। यानी कि उसमें क्या रहता है कि चमड़ा ले लो, वो रहता है ब्राउन, जो चमड़ा रहता है उसपे ब्राउन और ब्लैक रंग के उसमें बाल पाए जाए। यानी कि टोटल वो एकदम बालों से घिरी रहेगी, उसमें जो बाल रहेंगे वो ब्लैक ब्राउन कलर के रहेंगे। तो मारवाड़ी उत्पत्ति देखे तो मारवाड़ क्षेत्र, उत्पत्ति मारवाड़ क्षेत्र जो जोधपुर बेल्ट का एरिया है। फिर अगर उसमें देखे तो इसकी त्वचा कैसी रहेगी, तो त्वचा पर ब्राउन ब्लैक बाल रहेंगे, ब्राउन ब्लैक बाल रहेंगे। मतलब उसके जो उसकी जो त्वचा रहती है वो एकदम बालों से घिरी हुई होती है। उसकी जो त्वचा रहती है वो एकदम बालों से घिरी हुई होती है, और जो बाल भी रहते हैं वो ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं। उसके बाद देखा तो बीटल की अगर उत्पत्ति देखे तो इसकी उत्पत्ति हुई है, बीटल की अगर उत्पत्ति के पंजाब, इसकी उत्पत्ति हुई है पंजाब से। और इसमें क्या रहता है कि बीटल में क्या रहता है, रोमन नोज पाई जाती है। तो उत्पत्ति देखे तो पंजाब, और इसमें क्या रहता है, रोमन नोज पाई जाती है।
रोमन नोज पाई जाती है। उसके बाद 8वीं अगर ले तो कच्छी। कच्छी यानी कि अगर उसकी उत्पत्ति देखे तो कच्छ का रण गुजरात में हुई है। और इसमें क्या रहता है कि कॉर्क स्क्रू टाइप के उसके जो सिंग रहते हैं वो कॉर्क स्क्रू शेप के सिंग पाए जाते। तो आगे लेंगे हम कच्ची। उत्पत्ति देखे तो कच्छ का रण गुजरात, कच्छ का रण गुजरात, और इसमें कॉर्क स्क्रू शेप के सिंग रहते हैं। कॉर्क स्क्रू शेप के सिंग यानी कि लगभग ऐसे जो उसमें सिंग पाए जाएंगे। कॉर्क स्क्रू शेप की उसमें सिंग पाए जाती है। जो कच्ची है उसका जो उत्पत्ति है वो कच्छ का रंग गुजरात, और उसमें क्या रहता है कि कॉर्क स्क्रू टाइप के उसमें जो रहते हैं वो सिंग पाए जाएंगे। अगली हम लेंगे सोजत। सोजत की उत्पत्ति देखे तो सोजत पाली। इसकी उत्पत्ति देखे तो सोजत पाली से इसकी उत्पत्ति हुई है। और अगर सोजत जगह का नाम है और पाली जिला है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई। इसमें क्या रहता है कि रोमनोज एक पाई जाती है। पहला तो इसमें अगर देखे तो इसमें जो सोजत रहती है वो उसमें रोमन नोज पाई जाती है। और इसके जो कान रहते हैं वो लंबे लटकते हुए कान रहते हैं। इसमें लंबे लटकते हुए कान रहते हैं, प्लस लंबे लटकते कान, और शरीर बड़े आकार का रहता है। तो शरीर का बड़ा आकार। तो देखे तो सोजत में उत्पत्ति सोजत पाली से, इसमें रोमन नोज पाई जाती है, लंबे लटकते हुए कान पाए जाते हैं, और इसमें जो शरीर का आकार रहता है वो लंबे रहता है, मतलब लंबा, मतलब बड़ा रहता है इसका शरीर का आकार, यूं मान लो। और इसके जो पीठ देखे तो ऐसी रहती है धनुषाकार, वो भी उल्टे धनुषाकार। इसके पीठ देखे तो उल्टे धनुषाकार की इसमें पीठ पाई जाती है। तो जो पीठ पर गहरी धनुषाकार संरचना। क्लियर? तो पीठ पर गहरी धनुषाकार संरचना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अवतल जो शेप रहती है वो भी लिख सकते हैं कि अवतल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम गहरी अवतल पीठ, ऐसे भी लिख सकते हैं गहरी अवतल पीठ, गहरी अवतल पीठ। या फिर एक और लिखे तो उल्टा धनुषाकार, उल्टी धनुषाकार पीठ, धनुषाकार पीठ। क्लियर? इसमें ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो सोजत पाली हो गया। उसके बाद देखेंगे तो करोली। करोली अगर देखे तो करोली उत्पत्ति देखे तो सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी, यहाँ पर करेंगे तो उत्पत्ति। इसके साथ करौली तो आएगी ही, हाँ, मतलब करौली है तो करौली तो आएगी। करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, बूंदी। और इसमें क्या रहता है कि इसमें भी रोमनोस पाई जाती है, इसमें भी रोमनोस पाई जाती है। क्लियर? हमने देखा मारवाड़ी जो इसकी उत्पत्ति देखे तो मारवाड़ क्षेत्र, और उसकी जो त्वचा रहती है उस पर ब्राउन और ब्लैक कलर के हेयर या बाल पाए जाएंगे। और बीटल उत्पत्ति पंजाब, उसमें रोमनोस पाई जाएगी। कच्ची, कच्छ का रण गुजरात, उसमें जो सिंग रहते हैं वो कॉर्कोस्क्रू शेप के उसमें सिंग रहते हैं, यानी लगभग ऐसे शेप के उसमें सिंग रहते हैं। फिर सोजत पाली से इसकी उत्पत्ति हुई है, रोमनोस पाई जाएगी, और लंबे लटकते हुए कान और शरीर का बड़ा आकार पाया जाएगा। और इसके जो शरीर रहता है वो उस पर मतलब जो उसका जो पीठ रहती है वो धनुषाकार, उल्टे धनुषाकार की उसमें पीठ रहती है, यानी कि उसकी ये पीठ है तो ये ऐसे उसमें उल्टी धनुषाकार पीठ देखने को मिलेगी, यानी कि अवतल नुमा उसमें पीठ देखने को मिलेगी, उसमें अवतल पीठ देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद करौली देखा तो करौली की उत्पत्ति देखे तो करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और बारा बूंदी से, और इसमें भी रोमनोस पाई जाती है। क्लियर? इसके बाद हमारे देखेंगे 10 हो गई ना। इसके बाद आपने आएगी लास्ट बकरी की नस्ल गुजारी। 11
लास्ट बकरी की नस्ल है गुजारी। गुजारी की अगर उत्पत्ति देखें तो जयपुर और सीकर से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो जयपुर व सीकर, और ये एक नई ब्रीड है। इसको गुजारी को एक नई ब्रीड भी या नहीं लिखो चलेगा। तो गुजारी की उत्पत्ति देखें तो जयपुर और सीकर से मानी गई है। फिर हमारे अगर रहेगी चेगू और चेंथेंगी, उनको हम अलग से लिखेंगे क्योंकि उसमें जो पश्मीना पाई जाएगी उसके जो बाल रहते हैं उनको उनसे मतलब उनको पश्मीना कहते हैं और उनसे कश्मीरी शॉल बनती है। तो उनको हम अलग में डिटेल में पढ़ेंगे अभी चेगू और चेंथेंगी को। और मेनली अगर पूछ ले कि पश्मीना किसको कहा जाता है तो वो आएगी चेंथेंगी। और अगर साथ में पूछे तो दोनों में आएगा। तो क्या रहेगा कि चेगू और चेंथेंगी के जो मुलायम रेशमी बाल रहते हैं उनको क्या कहते हैं तो पश्मीना कहते हैं। नोट लगा के दिल लिखना कि चेगू व चेंथेंगी के मुलायम रेशमी बाल क्या कहलाएंगे तो वो कहलाएंगे पश्मीना। चेगू और चेंथेंगी के जो मुलायम रेशमी बाल रहते हैं वो क्या कहलाते हैं पश्मीना। और पश्मीना से क्या होता है कश्मीरी शॉल तैयार होती है। इससे क्या होता है कश्मीरी शॉल तैयार की जाती है। और अगर स्पेसिफिक पूछ ले या फिर स्पेशली पूछ ले कि जो पश्मीना है वो किसको कहते हैं तो पश्मीना चेंथेंगी का ही उपनाम है। तो पश्मीना किसका उपनाम है अगर पूछे पश्मीना किसका उपनाम है यूं पूछे तो वो है चेंथेंगी का। किसका उपनाम है यूं पूछे तो वो है चेंथेंगी का। क्लियर। यानी कि जो चेगू और चेंथेंगी में देखे तो चेगू और चेंथेंगी जो मुलायम रेशमी बाल रहते हैं उनको बोलते हैं हम पश्मीना। और पश्मीना से ही कश्मीरी शॉल तैयार की जाती है। और अगर स्पेसिफिक पूछ ले कि पश्मीना किसका उपनाम है तो वो है चेंथेंगी का। क्लियर। अब हमने जो बकरी की देसी नस्लें पढ़ ली, अब पढ़ेंगे हम बकरी की विदेशी नस्लें। पढ़ेंगे हम बकरी की विदेशी नस्लें। तो हेडिंग डालेंगे बकरी की विदेशी नस्लें। हम देखेंगे कि यहाँ पर डालेंगे नस्ल, फिर उसकी ओरिजिन कहाँ से उत्पत्ति, फिर देखेंगे उनके बारे में जो चर्चा करने योग्य बातें हैं। तो टिप्पणी। क्लियर। अब है हमारे बकरी की विदेशी नस्लें। अगर पहला ही देखें तो सानेन जिसमें मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा रहता है उसको हम मिल्क क्वीन भी कहते हैं। तो सानेन की उत्पत्ति देखें तो स्विट्जरलैंड से। सानेन की उत्पत्ति देखें तो स्विट्जरलैंड से। और ये कह रहा था कि विश्व में जितनी भी बकरी की नस्ल है उसमें सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो सानेन में ही होता है और इसको मिल्क क्वीन भी कहते हैं। यानी कि लगभग अगर नॉर्मली मान ले तो हमारे जो देशी गाय रहती है उनके कई देशी गायों से लगभग ज्यादा दूध प्रोडक्शन होता है। देशी गायों से भी ज्यादा दूध प्रोडक्शन होता है। कई ऐसी देशी गायों की नस्लें जिनमें से भी ज्यादा इस बकरी में दूध प्रोडक्शन होता है यानी कि मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो विश्व में सभी बकरियों में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन तो किसमें होगा सानेन ने। और सानेन को इसलिए मिल्क क्वीन भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं मिल्क क्वीन भी कहते हैं। क्लियर। तो हमने पहले ही पढ़ा विदेशी नस्लों में सानेन की उत्पत्ति देखे तो स्विट्जरलैंड से। और इसमें क्या रहता है कि जितनी भी देशी और विदेशी जितनी भी नस्लें हैं बकरियों की उनमें सबसे ज्यादा मिल्क जो प्रोडक्शन होता है वो सानेन में ही होता है, इसलिए इसको मिल्क क्वीन भी कहते हैं। अतः इसे मिल्क क्वीन भी कहते हैं। यानी कि मिल्क क्वीन भी कहते हैं किसको कहते हैं वो सानेन से। सानेन में लगभग अपने जो देशी गाय है उनमें कई देशी गायों की नस्लों से भी ज्यादा इसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो क्लियर। फिर उसके बाद लेंगे हम अल्पाइन।
अल्पाइन में कोई स्पेसिफिक अगर ऐसी बात देखे तो वो नहीं है, और इसकी उत्पत्ति देखे तो फ्रांस से हुई है। अल्पाइन में कोई ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं है। उसके बाद देखे तो अंगोरा, अंगोरा की उत्पत्ति भी फ्रांस से ही हुई है। अंगोरा में हमने पढ़ा था कि इसकी तुर्की से हुई है। इसमें हमने पढ़ा था कि अंगोरा जो नस्लें रहती है उसके जो मुलायम बाल रहते हैं उसको हम मोहर बोलते हैं। हमने पहले पढ़ा था जब हम बालों के बारे में चर्चा कर रहे थे। चेगो चेंतेंगे के बाल को तो हम पश्मीना कहते हैं, और जो अंगोरा बकरी की नस्लें रहती है उसके जो बाल रहते हैं उनको हम मोहर कहते हैं। यानी कि जो अंगोरा बकरी की नस्ल है उसके जो सफेद और मुलायम जो बाल रहते हैं उसको बोलेंगे हम मोहर। और उसमें क्या रहता है कि जो उसके जो बाल रहते हैं वो ऊन की तरह दिखेंगे, यानी कि लगभग घने रहेंगे तो वो ऊन की तरह दिखाई देंगे। इसलिए इसको अंगोरा को भेड़ जैसी बकरी भी कहते हैं, और भेड़ जैसी इसको बकरी कहेंगे, भेड़ जैसी बकरी। और बकरी जैसी भेड़ किसी कहेंगे तो वो कहेंगे नेल्लोर को। यानी कि नेल्लोर भेड़ की नस्ल है जिसमें बहुत ही कम बाल पाए जाएंगे, इसलिए उसको बकरी जैसी भेड़ कहेंगे, और जो अंगोरा है उसको भेड़ जैसी बकरी कहेंगे। क्लियर? तो इसमें क्या रहेंगे कि अंगोरा के सफेद मुलायम बालों को क्या कहेंगे? तो कहेंगे मोहर कहते हैं, मोहर कहेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें घने बाल पाए जाएंगे, तो घने बालों के कारण इसे भेड़ जैसी बकरी भी कहते हैं। भेड़ जैसी बकरी भी कहते हैं, भेड़ जैसी बकरी। क्लियर? तो इसमें क्या रहेगी कि भेड़ जैसी बकरी भी कहते हैं, और इसमें रोमन नोज भी पाई जाएगी। इसमें रोमन नोज नहीं रहेगी, अंगोरा में रोमन नोज नहीं रहती। क्लियर? तो हमने अभी देखा कि जो अंगोरा है वो तुर्की से इसकी ओरिजिन हुई, और अंगोरा में क्या रहते हैं उसके जो सफेद मुलायम बाल रहते हैं उसको बोलते हैं हम मोहर। और उसमें जो घने बाल रहते हैं इसलिए वो एकदम ऊन जैसे दिखेंगे, इसलिए इसको भेड़ जैसी बकरी भी कहते हैं। और बकरी जैसी भेड़ किसे कहेंगे? तो वो कहेंगे नेल्लोर को। बकरी जैसी भेड़ नेल्लोर, और भेड़ जैसी बकरी तो वो आएगी अंगोरा। उसके बाद लेंगे एंग्लो न्यूबियन। उसके बाद हमारी चौथी ब्रीड है एंग्लो न्यूबियन, जो कि अगर ओरिजिन देखे तो इंग्लैंड से। इसमें क्या रहेगी? एक तो रोमन नोज पाई जाएगी, रोमन नोज। एंग्लो न्यूबियन इंग्लैंड, इसमें एक तो रोमन नोज पाई जाएगी, और क्या रहेगी कि इसको बकरी की जर्सी भी कहते हैं। इसको बकरी की जर्सी कहते हैं। बकरी की जर्सी क्यों कहेंगे? क्योंकि यह लगभग जर्सी जैसे इसमें गुण रहते हैं। क्या गुण रहेंगे इसमें? तो जैसे ही जर्सी का दूधकाल सबसे लंबा रहता है, वैसे ही इसमें दूधकाल भी ज्यादा लंबा रहेगा, और इसमें क्या रहेगा कि फैट परसेंटेज भी ज्यादा रहेगी। यानी कि इसको मतलब इसमें जो जर्सी के गुण रहते हैं वो इसमें पाए जाएंगे एंग्लो न्यूबियन में, जो कि इंग्लैंड से इसके ओरिजिन हुए। इसमें रोमनस पाई जाएगी, और इसमें बकरी की जर्सी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जर्सी जैसे लंबे समय तक उसमें जो दूध का रहता है वो लंबे समय तक का रहता है, और इसमें फैट परसेंटेज भी ज्यादा रहेगा। उसके बाद देखेंगे तो टोगनबर्ग की ओरिजिन देखे तो स्विट्जरलैंड से। क्लियर? इसके ओरिजिन देखे तो स्विट्जरलैंड, और इसमें एकमात्र ऐसी बकरी की नस्ल है जिसमें सिंग एब्सेंट रहते हैं, सिंग एब्सेंट होते हैं। यानी कि बकरी की एकमात्र नस्ल जिसमें सिंग एब्सेंट होते तो वो है टोगनबर्ग। ओरिजिन कहाँ से हुई है? ओरिजिन हुई है इसकी स्विट्जरलैंड से। उसके बाद देखे तो बोयर, BOER, बोयर। और अगर इसके ओरिजिन देखे तो साउथ अफ्रीका से। इसमें क्या रहता है? सबसे अच्छा चिवन पाया जाता है साउथ
अफ्रीका, इसमें क्या रहता है सबसे अच्छा चिवॉन, यानी कि सबसे अच्छा जो बकरी का मांस रहता है वो इसमें पाया जाता है, सबसे अच्छा चिवॉन। फिर एक अगर आपके जगह हो तो लिख देना, यहाँ पर ऊपर नीचे कहीं नीचे ही लिखना आपके। तो सातवां है फिर हमारे एक नस्ल रहेगी, वो है ऑरेनबर्ग। टोगनबर्ग आ गया, अब है ऑरेनबर्ग। ऑरेनबर्ग, इसकी उत्पत्ति कहाँ गई है, तो ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। तो हमारी बकरी की विदेशी नस्लें भी कंप्लीट हो गई। पहले हमने लिया सानेन, सानेन स्विट्जरलैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है, और विश्व में सबसे ज्यादा बकरियों में मिल्क प्रोडक्शन भी इसी में होता है, इसलिए इसको मिल्क क्वीन भी कहते हैं। और अल्पाइन, इसकी ओरिजिन देखें तो फ्रांस से। अंगोरा, अंगोरा तुर्की से। अंगोरा में क्या रहता है, सफेद जो मुलायम रेशमी बाल रहते हैं उसको बोलते हैं मोहेर, और इसमें जो घने बाल पाए जाएंगे तो वो एकदम ऊन जैसे दिखेंगे, इसलिए इसको भेड़ जैसी बकरी भी कहते हैं। और बकरी जैसी भेड़ किसे कहेंगे, तो वो कहेंगे हम नेलोर। उसके बाद देखें तो एंग्लो नुबियन, एंग्लो नुबियन इंग्लैंड से, और उसमें रोमन नस्ल पाई जाएगी। और इसमें क्या रहेगा कि बकरियों की जर्सी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जर्सी जैसे गुण पाए जाएंगे। क्या क्या पाए जाएंगे, तो एक तो इसका दुग्ध का कारण लंबा रहेगा, और इसमें मिल्क फैट परसेंटेज भी ज्यादा रहेगा। और टोगनबर्ग स्विट्जरलैंड से बकरियों की एकमात्र नस्ल जिसमें सिंग एब्सेंट होते हैं, तो वो कौन सी रहेगी, टोगनबर्ग। उसके बाद बोयर, बोयर साउथ अफ्रीका से। इसमें सबसे अच्छा जो चवन, यानी कि बकरी का मांस देखे तो सबसे अच्छा चवन किसमें पाया जाएगा, वो पाया जाएगा बोयर में, जो कि साउथ अफ्रीका से उसकी ओरिजिन हुई। उसके बाद देखा हमने ऑरेनबर्ग, उसकी उत्पत्ति देखा तो कजाकिस्तान। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे बकरियों की नस्लें कंप्लीट हुई, यानी कि हमारे गाय भैंस और भेड़ बकरी की नस्लें हमने कंप्लीट कर दी। गाय भैंस भेड़ बकरी की नस्लें हमारे कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम सुअर की नस्लें। पढ़ेंगे हम सुअर की देसी नस्लें। अगली हेडिंग में अपना सुअर की देसी नस्लें। तो सुअर की देशी नस्लें। देखो, सुअर की नस्लों में ऐसा कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि लगभग सुअर की नस्लें पूछी भी नहीं जाती, इसलिए हम उसकी सिर्फ ओरिजिन और उनकी नस्लें ही लिखेंगे, यानी कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और नस्लों का नाम ही लिखेंगे। उसमें हम डिटेल में कोई नहीं, किसी में भी नहीं जाएंगे। क्लियर। तो पहला अगर देख ले तो घुंघरू। यहाँ पर हम देखेंगे नस्ल और उत्पत्ति, नस्ल और उत्पत्ति। क्लियर। तो हम देख रहे हैं, हम सिर्फ उसमें सुअर में सिर्फ नस्ल और उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है वही हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सुअर में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि सुअर के बारे में अगर ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा तो भी उसमें उत्पत्ति ही पूछेगा, उसके ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। तो इसकी अगर उत्पत्ति देखें तो पश्चिम बंगाल। अगर घुंघरू की उत्पत्ति देखें तो पश्चिम बंगाल से। उसके बाद अगर देखें तो नियांग मेगा, नियांग मेगा कहाँ से, मेघालय से। थोड़ा ऊपर, नियांग मेगा कहाँ से, नियांग मेगा अगर देखे तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सुअर की देसी नस्लें पढ़ रहे। क्लियर। उसके बाद देखा तो अंगोड़ा गोवा, अंगोड़ा गोवा ये कहाँ से, तो गोवा से। उसके बाद अगर देखे तो डूम कहाँ से, असम से। उसके बाद देखे तो डूम कहाँ से, तो ये है असम से। डूम कहाँ से, तो वो है असम से। उसके बाद देखे तो निकोबारी, अंडमान निकोबार से। निकोबारी ओरिजिन देखे तो अंडमान और निकोबार से, अंडमान निकोबार से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद देखे तो तेंथी वो, इसकी उत्पत्ति देखे तेंथी वो, उसकी उत्पत्ति देखे तो नागालैंड से। तेंथी वो उत्पत्ति देखे तो नागालैंड से, उत्पत्ति नागालैंड से। उसके बाद अगर सातवीं देखे तो जेवॉक, जोवॉक, जोवॉक की अगर उत्पत्ति देखे तो मिजोरम से। उसके बाद देखे तो जोवॉक उत्पत्ति देखे तो
जॉक की उत्पत्ति देखिए मिजोरम से। उसके बाद हम ले लेंगे गुर्रा। गुर्रा की अगर उत्पत्ति देखें तो बरेली, लखनऊ। गुर्रा, इसकी उत्पत्ति देखें तो बरेली, लखनऊ। और लखनऊ कहाँ पर है तो यूपी में। बरेली, लखनऊ कहाँ पर है तो यूपी में। उसके बाद अगर देखें तो माली, नौवा है माली। और माली की ओरिजिन देखें तो वो है त्रिपुरा से। माली की ओरिजिन देखें तो वो कहाँ से, वो है त्रिपुरा से। उसके बाद अगर कितने हुए 9, 10वां अगर देखें तो पूर्णिया। पूर्णिया कहाँ से तो बिहार से। पूर्णिया, इसके ओरिजिन देखें तो बिहार से। उसके बाद अगर देखें तो बांदा। बांदा की अगर ओरिजिन देखें तो झारखंड। बांदा ओरिजिन कहाँ से इसकी तो बांदा की ओरिजिन है, बांदा की ओरिजिन झारखंड। उसके बाद देखें तो मणिपुरी ब्लैक पिग, उत्पत्ति देखें तो मणिपुर से। तो मणिपुरी ब्लैक पिग और उत्पत्ति देखें तो ओके, मणिपुरी ब्लैक पिग उत्पत्ति देखें तो मणिपुर से। उसके बाद देखें तो वाक चामविल पिग। उसके बाद वाक चामविल पिग, इसकी अगर उत्पत्ति देखें तो मेघालय से। उसके बाद देखें तो कौन सा आ गया, निकोबारी। निकोबारी आ गया। उसके बाद देखें तो अंडमानी। उसके बाद देखें तो 14वां अंडमानी। अंडमानी ये कहाँ से तो अंडमान निकोबार से। अंडमान एंड निकोबार से। क्लियर। तो हमने अभी सुअर की कितनी टोटल 14 नस्लें पढ़ी। सुअर की 14 देसी नस्लें उनके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इनके सिर्फ एक तो नस्लें पढ़ेंगे और ओरिजिन पढ़ेंगे। क्लियर। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुअर की नस्लें हमें एग्जाम में नहीं आती। हमारे आएंगी तो ज्यादा से ज्यादा अगर है तो एक तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी या फिर ऊंट या घोड़ा, उनके अलावा कहीं से भी बाहर से नहीं आएगा। क्लियर। अगर देखें तो घुंगरू जो नस्ल है पश्चिम बंगाल, नियांग मेघा मेघालय, अंगोड़ा गोवा, डूम असम, निकोबारी अंडमान निकोबार से, तेंथी वो नागालैंड से, जेवॉक मिजोरम से, गुर्रा बरेली लखनऊ जो कि यूपी में है, माली त्रिपुरा से, पूर्णिया बिहार से, बांदा झारखंड, मणिपुर ब्लैक पिग मणिपुर से, वाक चांगविल पिग मेघालय से, और अंडमान देखे तो अंडमान निकोबार से। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा देसी नस्लें सुअर की कंप्लीट। हमें इनको डिटेल में पढ़ने की ऐसी जरूरत नहीं है। इनकी सिर्फ एक तो ओरिजिन याद रखना और इनके नस्लों के नाम याद रखना, बाकी बस इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है वैसे भी, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हमें ये ज्यादा नहीं पूछते। अगर देखें तो गाय, भैंस और भेड़ बकरी ही ज्यादा अगर पूछेगा तो लास्ट गाय तक ही पूछेगा। उससे ज्यादा अगर पूछे तो देख लेना गाय भैंस तक ही। क्लियर। और हम देखें तो अब देखें सुअर की विदेशी नस्लें। सुअर की विदेशी, सुअर की देसी नस्लें होगी। अब हम पढ़ेंगे सुअर की विदेशी नस्लें। इनको भी हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला तो है इंग्लैंड की नस्लें, फिर डेनमार्क की नस्लें और यूएसए की नस्लें। तो इंग्लैंड की नस्लें, फिर है डेनमार्क की नस्लें और यूएसए की नस्लें। यूएसए की नस्लें। क्लियर। इनको विदेशी नस्लों में भी हम तीन भागों से बांटते हैं। एक तो इंग्लैंड की, डेनमार्क की और यूएसए की नस्लें। अगर इंग्लैंड की नस्लें देखें तो पहला है LWY यानी कि लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। उसके बाद देखें तो MWY यानी कि मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर। इंग्लैंड की नस्लों में पहला है LWY यानी कि लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। उसके बाद देखें तो MWE यानी कि मिडल
मिडल व्हाइट यॉर्कशायर, उसके बाद देखें तो बर्कशायर और टेमवर्थ। बर्कशायर और टेमवर्थ, क्लियर। तो हमने 4 नस्लें पढ़ी इंग्लैंड की। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेनमार्क की। डेनमार्क की एक ही नस्ल है, वो है लैंड्रेस। डेनमार्क की एक ही नस्ल है, वो है लैंड्रेस। उसके बाद हम देखेंगे कि यूएसए की नस्लें। यूएसए की नस्लें ड्यूरोक। यूएसए की जो पहली नस्ल है वो है ड्यूरोक, फिर पोलैंड, चाइना और चेस्टर वाइट। तो पोलैंड, चाइना और लास्ट है इसके चेस्टर वाइट, क्लियर। तो हमने अभी जो सुअर की विदेशी नस्लें देखी, इंग्लैंड, डेनमार्क और यूएसए के हिसाब से इनको 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें इंग्लैंड में पहला है LWY यानी कि लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, MWY यानी कि मिडल व्हाइट यॉर्कशायर, बर्कशायर और टेमवर्थ। डेनमार्क की एक ही नस्ल है लैंड्रेस और यूएसए की नस्ल है ड्यूरोक, पोलैंड, चाइना और चेस्टर वाइट। उसके बाद हम देखें कि जो सुअर की जो सबसे अगर भारी नस्ल और सबसे बड़ी नस्ल देखे तो भी और सबसे भारी नस्ल देखे तो भी वो है लार्ज व्हाइट शायर। इसमें क्लियर ही दिखे लार्ज यानी कि बड़ा। अब जितनी बड़ी रहेगी उतनी भारी भी रहेंगी, तो जो ज्यादा बड़ी और भारी जो नस्लें रहती है वो रहती है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। और सबसे अच्छा अगर पोर्क देखे यानी कि सबसे अच्छा जो सुअर का मांस देखे तो वो होता है मिडल व्हाइट यॉर्कशायर में। सबसे ज्यादा अगर जिसका जो अच्छा पोर्क मानते हैं या सबसे अच्छा जो सुअर का मांस रहता है वो मानते हैं हम मिडल व्हाइट यॉर्कशायर में। और जो लैंड्रेस रहता है उसमें क्या रहता है कि इसमें सबसे अच्छा बेकन रहता है, यानी कि जो बेली रीजन का जो मांस रहता है, बेली रीजन की जो चर्बी रहती है उसको हम बोलेंगे बेकन। वो किसमें अच्छी रहेगी, तो सबसे अच्छी रहेगी वो रहेगी लैंड्रेस में। क्लियर। तो अगर सुअर की नस्ल पूछ ले तो सबसे अच्छा मतलब सबसे भारी और सबसे ज्यादा भारी नस्ल और सबसे बड़ी नस्ल देखे तो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, यानी कि ये सबसे बड़ी व प्लस सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल ये होगा। और सबसे अच्छा पोर्क मिडल व्हाइट शायर, सबसे अच्छा पोर्क यानी कि सबसे अच्छा सुअर का मांस देखे तो वो रहेगा मिडल व्हाइट यॉर्कशायर में। और इसमें क्या रहेगा कि सबसे अच्छा बेकन, सबसे अच्छा बेकन। इसके अलावा इसमें कोई भी देखने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा बेकन यानी कि सबसे अच्छा जो बेली रीजन का जो चर्बी रहती है या मांस रहता है उसको बोलेंगे हम बेकन, या फिर जो NaCl से जो उपचारित जो रहती है उसको बोलेंगे हम बेकन, क्लियर। तो अगर इंग्लैंड की नस्लें देखो तो लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर वो सबसे भारी, सबसे बड़ी और सबसे भारी नस्ल जो रहती है वो रहती है। और मिडल व्हाइट यॉर्कशायर सबसे अच्छा जिसमें पोर्क पाया जाता है, और बर्कशायर और टेमवर्थ। लैंड्रेस डेनमार्क की नस्लें सबसे अच्छा बेकन देखे तो लैंड्रेस में रहता है। और यूएसए की नस्लें ड्यूरोक, पोलैंड, चाइना और चेस्टर वाइट, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे सुअर की नस्लें भी कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ेंगे घोड़े की नस्ल, यानी कि घोड़े की नस्ल हम मेनली देसी घोड़े की पढ़ेंगे, देसी घोड़े की नस्ल हमें नहीं पढ़नी। इसमें जो अभी हम घोड़े की नस्ल पढ़ेंगे वो देसी घोड़े की नस्ल ही रहेगी, यानी कि इसमें कोई विदेशी घोड़े की नस्ल नहीं रहेगी। तो पहला हम रहेगा घोड़े की नस्ल, घोड़े की नस्ल। अगली हेडिंग है हमारे घोड़े की नस्लें। घोड़े की नस्लें, अगर नस्ल फिर ओरिजिन कहाँ से हुई है और उसमें जो हम बातें करेंगे टिप्पणी, क्लियर। हमारा पॉइंट है घोड़े की नस्लें। तो घोड़े की नस्लें, पहला ही घोड़ा देखे तो काठियावाड़ी सबसे अच्छा अगर कोई नस्ल मानी जाती है तो काठियावाड़ी और मारवाड़ी, दो घोड़े की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। तो काठियावाड़ी तो काठियावाड़ कहाँ पर है, तो वो है गुजरात। तो ये पर है काठियावाड़, गुजरात। तो ये घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। तो घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल
इसमें क्या रहता है कि जो घोड़े रहते हैं वो एकदम हाईली मस्कुलर रहते हैं। घोड़े जो रहते हैं वो हाईली मस्कुलर रहते हैं। वो कौन से रहते हैं? काठियावाड़ी के। और सबसे अच्छी अगर जो कोई नस्ल मानी जाती है घोड़े की तो वो रहती है काठियावाड़ी। और अब यूं मान लो कि जो अगर चेतक जो घोड़े थी, चेतक जो घोड़ा था उसको कहते थे कि ये काठियावाड़ी नस्ल का है। चेतक घोड़े को पहले कहते थे कि ये काठियावाड़ी के नस्ल का है, पर अभी जो प्रूफ हो चुका है कि जो चेतक था, जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, वो मारवाड़ी नस्ल का था। यानी कि ये आगे हम पढ़ेंगे मारवाड़ी। यानी कि पहले डिबेट चल रहा था कि जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो काठियावाड़ी नस्ल का था, पहले यूं कह रहे थे गुजरात वाले, पर अभी हमारे प्रूफ हो चुका है कि जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो मारवाड़ी नस्ल का ही था। तो मारवाड़ी नस्ल अगर देखें तो मारवाड़ राजस्थान, मारवाड़ जोधपुर साइड एरिया, और अगर देखें तो चेतक की नस्ल भी यही है। कौन सी? मारवाड़ी। तो चेतक की नस्ल, चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का घोड़ा, महाराणा प्रताप का घोड़ा। अगर चेतक की नस्ल देखी जाए तो वो है मारवाड़ी, और ओरिजिन देखे तो मारवाड़ राजस्थान से। और क्लियर? फिर देखे तो मणिपुरी, घोड़े की नस्ल मणिपुरी। सबसे अगर जो बुद्धि वाली या फिर सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान नस्ल मानी जाती है वो मणिपुरी ही मानी जाती है। तो इसके ओरिजिन मणिपुर। इसमें क्या रहता है? सबसे एक तो इसमें क्या है, सबसे बुद्धिमान नस्ल मणिपुरी को माना जाता है। और जो पोलो के जो खिलाड़ी रहते हैं या पोलो के जो घोड़े रहते हैं वो इसी नस्ल के रहते हैं। कौन सी नस्ल के? मणिपुरी के। तो सबसे बुद्धिमान नस्ल, और देखे तो पोलो में, पोलो या फिर पोलो के लिए उपयुक्त नस्ल, या फिर पोलो खेल में काम में लेते हैं, या पोलो खेल के लिए काम में लेते हैं। काम में पोलो खेल में काठियावाड़ी घोड़े को ही हम, या फिर अब पोलो ले लो या फिर आर्मी वगैरह में ले लो, तो वो मणिपुर को ही काम में लेंगे, क्योंकि सबसे बुद्धिमान जो नस्ल मानी जाती है वो यही मानी जाती है। उसके बाद लेंगे हम जंसकारी, जंसकारी। उसके बाद हमारी जो चौथी नस्ल है वो जंसकारी। अगर इसका ओरिजिन देखें तो लद्दाख से। इसके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो भूटिया, भूटिया कहाँ से? सिक्किम और दार्जिलिंग से। भूटिया में क्या होता है कि ये बोझा ढोने के लिए हम इसका काम लेते हैं। सिक्किम और दार्जिलिंग में भूटिया क्या रहती है? एक छोटी, मतलब छोटी एक नस्ल रहती है लगभग गधे जैसी। तो उसका जो उपयोग है वो हम बोझा ढोने के लिए काम में लेते हैं। यानी कि लगभग केदारनाथ जो जाते हैं उस पर जो घोड़े का यूज लेते हैं वो भूटिया नस्ल के ही घोड़े रहते हैं। भूटिया नस्ल घोड़े में जो बोझा ढोने के लिए हम काम में लेते हैं। क्लियर? उसके बाद देखें तो स्पीति। तो स्पीति कहाँ है? स्पीति वैली हम बोलते हैं। जैसे स्पीति कहाँ है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। स्पीति कहाँ पर है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगर देखें तो कच्ची सिंधी, कच्ची सिंधी, कच्छ का रण गुजरात में। और अगर उसको राजस्थान में देखें तो जैसलमेर और बाड़मेर में। तो कच्ची सिंधी, कच्ची सिंधी, अगर कच्छ का रण गुजरात, कच्छ का रण गुजरात। और अगर राजस्थान में देखें तो जैसलमेर और बाड़मेर में, राजस्थान में। क्लियर? उसके बाद अगर देखें तो एक है लास्ट भीमथड़ी। भीमथड़ी कहाँ पर? पुणे, सोलापुर, जो कि महाराष्ट्र की नस्ल है। उसके बाद देखें तो आठवां भीमथड़ी, ये अभी नई नस्ल जुड़ी हुई है। तो कहाँ से? ये पुणे, सोलापुर, और ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। यहाँ पर है महाराष्ट्र में। और एक दूसरी नस्ल है मालवी, या सॉरी मालानी। मालानी नस्ल रजिस्टर्ड नस्ल नहीं है। हम घोड़े की नस्ल मालानी कहीं देखते पर वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो। यानी कि हम अगर हम रजिस्टर्ड ब्रीड देखेंगे तो वो आरटी है सिर्फ। कौन कौन सी है? काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मणिपुरी, जसकारी, भूटिया, स्पीति, कच्ची सिंधी और भीमथड़ी। जो हम मालानी जो नस्ल देखते हैं वो रजिस्टर्ड, एक रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं है। क्लियर? तो हम देखेंगे घोड़े की नस्लें काठियावाड़ी, काठियावाड़ी गुजरात से। उसमें घोड़े की अगर सबसे अच्छी नस्ल मानी जाए, सबसे मस्कुलर नस्ल मानी जाए तो वो है काठियावाड़ी ही है। और मारवाड़ी, मारवाड़ राजस्थान से। जो चेतक की जो नस्ल थी, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसकी नस्ल थी वो थी मारवाड़ी। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर से। इसमें सबसे अगर
इंटेलिजेंट अगर ब्रीड माने या सबसे बुद्धिमान नस्ल माने घोड़े में तो वो है मणिपुरी। इसमें क्या रहता है कि जो पोलो के लिए जो घोड़े यूज में लेते हैं वो मणिपुर के रहते हैं। पोलो के लिए दो या फिर आर्मी के लिए ले लो या फिर कोई भी रेसिंग के लिए वगैरह ले लो तो वो हम मणिपुर के घोड़े ही काम में लेंगे। जसकारी लद्दाख से, भूटिया सिक्किम दार्जिलिंग से। भूटिया के क्या रहता है कि ये बोजेट होने वाली एक नस्ल है। उसके बाद स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश। उसके बाद कच्ची सिंधी, कच्छ का रण गुजरात और राजस्थान में देखे तो जैसलमेर और बाड़मेर में। उसके बाद अगर देखे लास्ट नई नस्ल है तो भीमथड़ी। कहाँ से? तो पुणे, सोलापुर। कहाँ से? महाराष्ट्र से। क्लियर? तो हमारे इसी के साथ घोड़े की नस्लें भी खत्म हुई। अब पढ़ेंगे हम आगे ऊंट की नस्लें। घोड़े की नस्लें यहाँ पर खत्म हुई। अब देखेंगे हम ऊंट की नस्लें। ऊंट की नस्लें। ऊंट की नस्लों को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो है कि जो राजस्थान की अपनी नस्लें, राजस्थान की नस्लें। दूसरा देखे तो गुजरात की नस्लें, गुजरात की नस्लें। और तीसरा देखे तो एमपी की नस्लें यानी कि मध्य प्रदेश की नस्लें। तीसरा देखे तो मध्य प्रदेश की नस्लें। इसमें भी राजस्थान में नस्लें देखे तो फर्स्ट है बीकानेरी, फिर जैसलमेरी। अगर मेनली अगर कोई ऊँटों की नस्ल के बारे में बात करें तो मेनली वो सबसे अगर अच्छी नस्ल माने तो बीकानेरी और जैसलमेरी है। उसके बाद अगर देखे तो मारवाड़ी, फिर मेवाड़ी, फिर मेवाती, उसके बाद अगर देखो तो जालोरी। क्लियर? ये होगी राजस्थान की नस्लें। गुजरात की अगर नस्लें देखें, गुजरात की नस्लें देखें तो कच्ची और खराई। कच्ची और, गुजरात की 2 ही नस्लें, कच्ची और खराई। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की अगर ऊँट की नस्लें देखें तो उसमें है एक ही नस्ल है, वो है मालवी। कौन सी है? मालवी। क्लियर? तो हम देखें कि ऊँट की नस्लें 3 भागों में डिवाइड किया। एक तो राजस्थान की नस्लें, गुजरात की नस्लें और मध्य प्रदेश की नस्लें। उसमें सबसे अगर माने, अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर सबसे अच्छी अगर नस्लें जो मानी जाती है वो ऊँट की नस्लें, सबसे अच्छी जो नस्ल मानी जाती है वो राजस्थान की नस्लें ही मानी जाती है। राजस्थान की नस्लों में भी कौन सी? जैसलमेरी और बीकानेरी। और इन दोनों में से भी सबसे अच्छी अगर कोई ऊँट की नस्ल मानी जाती है तो वो मानी जाती है बीकानेरी। सबसे अच्छी अगर कोई ऊँट की नस्ल मानी जाती है वो रहती है बीकानेरी। बीकानेरी सबसे जो मतलब ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल तो मानी जाएगी। और इसमें क्या रहेगी, सबसे बड़ी नस्ल भी यही है। सबसे बड़ी नस्ल ऊँट की भी बीकानेरी है और इसमें बीकानेरी नस्ल भी सबसे बड़ी है। और सबसे पुरानी नस्ल देखे तो भी बीकानेरी ही है। सबसे पुरानी नस्ल देखे तो वो तो भी बीकानेरी है। और हमने देखा था कि एक हिस्ट्री में पढ़े थे हम गंगा रसाला जो कि बीकानेर के जो राजा थे गंगा सिंह, उन्होंने ऊँटों की सेना बनाई थी जिसे हमने गंगा रसाला बोला था। उसमें भी बीकानेरी ऊँटों का ही उपयोग में लिया गया था। यानी कि अगर हम बात करें सबसे अच्छी अगर कोई ऊँटों की नस्ल है या सबसे बड़ी नस्ल या सबसे पुरानी नस्ल अगर हम देखें तो वो है बीकानेरी नस्ल। बाकी ये सब तो उसके बाय प्रोडक्ट हम मान लेते। सबसे अगर अच्छी नस्ल को कोई माने तो वो है बीकानेरी। क्लियर? और जैसलमेरी अगर नस्ल की बात करें तो जैसलमेरी नस्ल ये मतलब इनको रेसिंग कैमल भी कहते हैं। इनके क्या रहता है कि जो टांगे रहती है वो पतली रहती है। इसकी जो टांगे रहती है जैसलमेरी की वो पतली रहती है, इसलिए वो भागने के लिए काम में आता है, इसलिए इसको रेसिंग कैमल भी कहते हैं। तो इसमें मतलब जो पोलो के लिए हम कैमल यूज में लेंगे या फिर बीएसएफ बॉर्डर पे जो हम बॉर्डर सिक्योरिटी के रूप में जो सोल्जर ऊँटों का उपयोग करते हैं वो भी जैसलमेरी है। और इसको कैमल डांस कैमल डांस होता है तब भी हम जैसलमेरी का उपयोग करते हैं। और जो कैमल सफारी होते हैं उसमें भी हम जैसलमेरी का उपयोग करते हैं। तो जैसलमेरी उपयोग कहाँ करेंगे? एक तो हम करेंगे कैमल सफारी में, एक करेंगे कैमल पोलो में,
एक करेंगे उसका कैमल डांस में, और बीएसएफ के जो जवान रहते हैं वो भी इसी ऊँट का प्रयोग में करते हैं, और इसको रेसिंग कैमल भी कहते हैं, यानी कि इसकी जो पतली टांगे रहती है तो दौड़ने में ज्यादा सहायक रहता है। और जो नाचना गांव है, नाचना गांव जो जैसलमेर, वो इन्हीं के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इन्हीं ऊँटों के लिए, जैसलमेरी ऊँटों के लिए नाचना गांव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसी प्रकार अगर देखें तो सालक प्रदेश नागौर, वो नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। सालक प्रदेश नागौर नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है, और नाचना गांव जैसलमेर ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। और कच्छी अगर देखें, अब मेनली देख लो मारवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, जो चित्तौड़ वगैरह, चित्तौड़ उदयपुर, मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर और जालोर। क्लियर। उसके बाद अगर देखें कच्ची, तो कच्ची क्या रहता है कि ये कच्छ के रंग गुजरात में पाई जाती है, तो उसके मतलब चारों तरफ, या फिर अगर देखें तो उसमें क्या रहती है कि खारा पानी पाया जाता है, तो खारा पानी पाया जाएगा क्योंकि उसमें समुद्र की लगभग पास में रहते हैं, उसमें खारा पानी पाया जाएगा। तो ये जो ऊँट रहते हैं वो खारे पानी के लिए अनुकूल रहते हैं, और क्या कहते हैं, खारे पानी के लिए अनुकूल भी रहते हैं। और उसमें चारों तरफ समुद्र पाया जाएगा, तो ये क्या रहते हैं कि स्विमिंग के लिए भी अनुकूल कहते हैं, इसलिए इसको स्विमिंग कैमल भी कहते हैं। स्विमिंग कैमल पूछे तो कच्ची, और अगर रेसिंग कैमल पूछे तो जैसलमेरी। रेसिंग कैमल जैसलमेरी, और स्विमिंग कैमल पूछे तो कच्ची। तो कच्ची क्या रहता है कि ये एक तो इसमें क्या रहता है कि खारे पानी के लिए अनुकूल रहते हैं, और ये तैरने के लिए भी अनुकूल रहते हैं, इसलिए इसको स्विमिंग कैमल भी कहते हैं। और ये भोजन के रूप में कौन सी लेते हैं, तो भोजन के रूप में ये जो रहते हैं वो मैग्रोव वनस्पति, यानी कि जो उसमें दलदली एरिया में पाए जाने वाली जो वनस्पति है उसको खाएंगे, इसको बोलेंगे मैग्रोव वनस्पति। और जो खराई जो रहते हैं वो क्या रहते हैं कि खराई जो रहते हैं वो खारे पानी के लिए अनुकूल रहते हैं, खराई भी खारे पानी के लिए अनुकूल रहते हैं। और मालवी जो रहते हैं, मेनली हमने देखा कि मालवी जो नस्ल है वो ऊँट की सबसे छोटी नस्ल है। क्लियर। तो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। अगर यहाँ पर हम देखेंगे नस्ल, उत्पत्ति और टिप्पणी। तो पहली हमारी नस्ल है बीकानेरी। उत्पत्ति देखें तो बीकानेर से, और ये क्या रहेगी, जो ऊँट की सर्वोत्तम नस्ल किसे मानी गई है, तो बीकानेरी को। और ऊँट की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी नस्ल भी यही है, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी नस्ल भी यही है। क्लियर। इसके बाद अगर देखें तो जैसलमेरी उत्पत्ति देखें तो जैसलमेर, और मेनली अगर जैसलमेर में भी नाचना गांव, जैसलमेर लिख दो, यहाँ पर आगे लिख देंगे जैसलमेर। और ये मेनली किस गांव में पाया जाए, तो नाचना गांव के ऊँट जो प्रसिद्ध है, तो नाचना गांव जैसलमेर के ऊँट जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। क्लियर। और इनको रेसिंग कैमल भी कहते हैं, रेसिंग कैमल क्यों कहेंगे, क्योंकि इनकी टांगे पतली रहती है, तो वो दौड़ने में ज्यादा, मतलब भागते ज्यादा है, तो इनको रेसिंग कैमल भी कहते हैं। और इनका यूज कहाँ पर करेंगे, तो एक तो बीएसएफ के जवान करेंगे, बीएसएफ के जो जवान रहेंगे वो इनका यूज करेंगे, यानी कि बीएसएफ में निगरानी के लिए। उसके बाद देखें तो कैमल डांस, फिर देखें तो कैमल पोलो, फिर देखें तो कैमल सफारी में भी इसका यूज लेते हैं। फिर तीसरी हमने देखा था कि मेवाड़
मेवाड़ी जो नस्ल है वो मेवाड़ से, मारवाड़ी नस्ल मारवाड़ से, मेवाती नस्ल मेवाती नस्ल मेवाड़ क्षेत्र से, और जालोरी जालोर से। क्लियर। उसके बारे में उतना कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो कच्ची, कच्ची कहाँ से, तो ये है कचकरण गुजरात से, कचकरण जीजे गुजरात। क्लियर। तो ये है कचकरण गुजरात से। उसके बाद देखें तो चौथी हमारी नस्ल है खराई। चौथी नस्ल है खराई, कहाँ पर, भुज गुजरात से, भुज गुजरात। भुज क्या है कि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसमें क्या रहेगी, ये जो ऊँट रहेगा वो खारे पानी के लिए अनुकूल क्षमता, खारे पानी के लिए इसमें अनुकूलन पाया जाएगा, अनुकूलन पाया जाता है। जो खराई की बात है, यानी कि खराई यानी कि खाने पानी के लिए अनुकूल, तो उसको खराई बोलेंगे। और ये इसको स्विमिंग कैमल भी कहते हैं, स्विमिंग कैमल कहते हैं। स्विमिंग कैमल कैसे कहेंगे, तो वो कहेंगे खराई को, और डांसिंग सॉरी रेसिंग कैमल करेंगे तो वो कहेंगे जैसलमेरी को। और इसमें जो भोजन रहते हैं वो मैग्रोव वनस्पति खाते हैं। जो दलदली एरिया में जो उगते हैं उनको मैग्रोव वनस्पति कहते हैं। तो भोजन में क्या खाते हैं, तो ये खाते हैं मैग्रोव वनस्पति। ये क्या खाते हैं, तो भोजन में मैग्रोव वनस्पति खाएंगे। खराई हो गया। उसके बाद अगर देखें तो मालवी, मालवी कहाँ से, तो मालवा मध्य प्रदेश, मालवा एमपी। और ऊँट की अगर सबसे छोटी नस्ल माने तो वो है मालवी, सबसे छोटी नस्ल, सबसे छोटी नस्ल। क्लियर। हम पढ़ रहे हैं ऊँट की नस्ल, उसमें अगर देखें तो बीकानेरी, बीकानेर से ऊँट की अगर सबसे सर्वोत्तम नस्ल माने तो बीकानेरी, और सबसे बड़ी और सबसे पुरानी नस्ल माने वो भी बीकानेरी। उसके बाद जैसलमेरी, जैसलमेर से नाचना गांव जैसलमेर के ऊँट प्रसिद्ध है। इसमें जो मतलब इनको रेसिंग कैमल भी कहते हैं, और इनका जो उपयोग रहता है वो बीएसएफ की निगरानी के लिए, कैमल डांस और कैमल पोलो और कैमल सफारी के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। कच्ची, कचकरण गुजरात से। फिर खराई, खराई भुज गुजरात से, खारे पानी के लिए अनुकूल होते हैं, स्विमिंग कैमल भी कहते हैं, और भोजन के लिए इनमें मैग्रोव वनस्पति खाते हैं। और मालवी, मालवा एमपी से, और जो ऊँट की अगर सबसे छोटी नस्ल माने तो वो है मालवी, मालवा गुजरात से। क्लियर। उसके बाद इसमें जो बीकानेरी जो ऊँट है उसके बारे में हम 2 पॉइंट लिखेंगे। हम 2 पॉइंट लिखेंगे कि बीकानेरी जो ऊँट है उसमें एक 2 पॉइंट और अलग से पाए जाएंगे। एक तो पाया जाएगा उसमें स्टॉप और जिब्रा। हमने जिब्रा तो पहले पढ़ लिया है, जो आंख और कानों के ढकने के लिए जो बाल रहते हैं उनको बोलेंगे हम जिब्रा। ये हमने बालों की टर्म हम जब पहले पढ़ी थी तब हमने पढ़ ली थी। जो आंख और कानों के लिए ढकने के लिए जो पाए जाते हैं उसको बोलेंगे हम जिब्रा। और स्टॉप रहता है तो क्या रहता है कि जो बीकानेरी जो ऊँट रहते हैं उसके आंखों के ऊपर एक डसाव पाए जाते हैं जिसको बोलेंगे हम स्टॉप। तो 2 टर्म है हमारे पास, एक तो है स्टॉप। तो स्टॉप किस मिलेगा, बीकानेरी जो ऊँट रहते हैं उसके आंखों के ऊपर वो एक डसा पाया जाए जिसे बोलेंगे हम स्टॉप। तो बीकानेरी ऊँट के आंखों के ऊपर बने दसाव को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्टॉप। उसके बाद अगर देखिए तो जिब्रा, जिब्रा, जिब्रा किसे बोलेंगे, तो आंख और कान को ढकने के लिए बाल पाए जाते हैं बीकानेरी ऊँट में। तो बीकानेरी ऊँट में आंख व कान को ढकने के लिए पाए जाने वाले घने बाल, पाए जाने वाले, तो ये दोनों हमने टर्म पढ़ी, ये सिर्फ बीकानेरी ऊँटों में ही पाई जाएगी, बाकी किसी में भी नहीं पाई जाएगी। तो स्टॉप, स्टॉप किसे कहेंगे, तो बीकानेरी ऊँटों में जो आंखों के ऊपर जो दसा पाया जाता है उसको बोलेंगे हम स्टॉप। और जिब्रा, जिब्रा हमने पहले भी पढ़ा था कि बीकानेरी ऊँटों में जो आंख और कान के ढकने के लिए जो घने बाल पाए जाते हैं, जो उसमें आंखों और कानों में उसमें मिट्टी, धूल मिट्टी नहीं जाने देते, उसको बोलेंगे हम जिब्रा। क्लियर। तो इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।